Hello everyone and welcome back once again with a new video of Economics Class 9 The Story of Village Palampur. So दो पार्ट ऑलरेडी इस चैप्टर के हम लोगों ने शूट कर लिए थे. So we are now today on third part and third part शुरू करेंगे वीडियो का. एंड आज का पहला क्वेश्चन होगा पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 4 एज पर NCERT. ठीक है, सब लोग अपना अपना बुक में देख लो. क्वेश्चन इज ऑलरेडी गिवन हियर. हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. हालांकि इसका हम लोगों ने ब्रीफिंग कर लिया था पार्ट 1 वाले में ही. ठीक है, तो फिर भी क्वेश्चन लिख देता हूँ आज का पहला. हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स. डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. तो बेसिक सा क्वेश्चन आपका यही है कि हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. और जो इसके आंसर है सो भी दिया हुआ है आपको बुक में पर्टिकुलरली. सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट देयर आर टोटल 450 फैमिली. ठीक है, तो टोटल 450 फैमिलीज थे और इन 450 फैमिलीज में द नंबर्स आर डिवाइडेड इन सच अ वे यू कैन सी हियर 150 families are landless. 150 families are landless. So basically those who are landless, they only perform the work of what? Labor class. You can say easily they are the labor class people. Now what kind of laborship they used to do? याद रखना, number one work they used to do agricultural laborship. खेतीहर मजदूर थे ये लोग. खेतीहर मजदूर मतलब दूसरे की खेतों में जाके काम करने वाले मजदूरों की कैटेगरी में ये लोग आते थे, है ना. अब जिनकी बात कर रहे हैं 150 फैमिलीज़ की. इसके अलावा भी दे यूज टू डू ऑड जॉब्स. ऑड जॉब्स कहने का मतलब है सम आर यू कैन से कॉबलर, है ना. सम आर कॉबलर, सम आर वेजिटेबल वेंडर्स, है ना. बेसिकली दे आर द वेंडर्स लाइक छोटा मोटा बिजनेस काइंड ऑफ. सम आर रनिंग देयर ओन शॉप्स, तो शॉपकीपर्स, है ना. सम आर हैविंग बुलो कार्ट्स, सो दे आर बेसिकली वर्किंग एज अ यू कैन से व्हाट यू कैन से ड्राइवर या वर्किंग एज अ ट्रैवल, है ना, ट्रैवल एजेंट. तो इस तरीके से दोज हु आर लैंडलेस they basically used to do job either in as a agricultural labor in another field or some another job जो खेती से हटके है. ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो रेस्ट वी हैव गिवन हियर 240 families cultivate small plot. so 240 families, ठीक है, they are you can say middle size farmer जिनके पास क्या था less than 2 acres, 2 hectares sorry, less than 2 hectares of land. तो अब देखो जो स्मॉल फार्मर होता है, मिडिल साइज फार्मर बोलो या फिर स्मॉल फार्मर यू कैन से, ये लोग कौन होते हैं जो जिनके पास इतना ही होता है कि दे कैन ग्रो फॉर देयर ओन नीड. दे जस्ट ग्रो फॉर देयर ओन नीड. ठीक है, अपने नीड के लायक ही उगा पाते हैं क्योंकि इनके पास इतनी लिमिटेड क्वांटिटी में खेत है ना, बहुत ज़्यादा खेत नहीं है. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये लोग क्या करते थे तो आपको आगे मिलेगा पढ़ने को कि इनमें से बहुत लोग जो थे ना वो डेयरी एक्टिविटी से कनेक्टेड थे. अब ये डेयरी एक्टिविटी क्या होता है तो गाय पालना, है ना, गाय भैंस पालना, उसका दूध निकालना और दूध बेचना. बिकॉज इनको क्या था, एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी चाहिए था. इतनी ज़्यादा कमाई नहीं होती थी बाय द हेल्प ऑफ दैट यू कैन से ग्रेन्स, कि वो ग्रेन्स को बहुत ज़्यादा बेच सके और बेच करके उससे अपना नीड पूरा कर सके, है ना. तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस ले रखे थे जिनमें डेयरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम था पालमपुर का आफ्टर फार्मिंग. ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये भी आएगा, आगे मैं लिखवाऊंगा कि व्हाट आर द मेजर वर्क, मेजर नॉन
फार्मिंग एक्टिविटी परफॉर्म इन पालमपुर, ठीक है। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर जो सबसे मेजर एक्टिविटी है दैट वाज डेयरी एक्टिविटी, ठीक है, डन। आफ्टर दिस नाउ यू कैन कैलकुलेट इजीली कि फ्रॉम 150 एंड 240 निकल गया तो कितना बचा, 60 बचा। तो 60 फैमिलीज जो बच गए दे आर द लार्ज फार्मर्स, या यू कैन से बिग फार्मर्स, वट एवर यू कैन से, है ना। ये लोग बड़े किसान थे बिकॉज दे हैव मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ना कि दे यूज टू डू कॉमर्शियल फार्मिंग, दे मेनली डू कॉमर्शियल फार्मिंग। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड निकल के आया नया सा, पहले लिख लो, लिख लो पहले, फिर समझाता हूँ। नाउ अगर आपसे कभी भी ना ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए एग्जाम में दैट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ स्मॉल फार्मर एंड अ बिग फार्मर और अ लार्ज फार्मर, ठीक है, तो दिमाग में हमेशा इस बात को नोट डाउन रखना कि अ स्मॉल फार्मर, ठीक है, अ स्मॉल फार्मर मेनली used to do farming for its own need, but a large farmer basically used to do commercial farming. Now what is difference between own need and commercial farming? Own need में क्या होता है कि we used to grow mostly the grains like and we used to do also mixed farming. अपनी नीड के लिए ना वी ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब हमें चूंकि साल भर खाने के लिए क्या चाहिए, वी नीड लिटिल अमाउंट ऑफ व्हीट ऑल्सो, लिटिल अमाउंट ऑफ राइस ऑल्सो, लिटिल अमाउंट ऑफ पल्सेस ऑल्सो, सो वी यूज टू ग्रो एवरीथिंग इन अ वेरी स्मॉलर क्वांटिटी, ताकि दाल भी हो थोड़ा हमारे पास, चावल भी हो, गेहूं भी हो, ताकि आटा पिसवा ले, है ना। द फार्मर ऑल्सो यूज टू गो फॉर मस्टर्ड, तोरी, सरसों भी लगाते हैं गांव में, है ना, ताकि उसको पेड़ के यानी कि उसको क्या करवा के ग्राइंड करवा के सरसों का तेल निकलवा ले। तो भैया तेल निकल गया, दाल हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, सब कुछ चाहिए थोड़ा थोड़ा, बिकॉज सो दैट दे कैन लास्ट, दीज थिंग्स लास्ट फॉर अ लॉन्ग, 1 साल चल जाए। ये हो गया अपनी नीड, स्मॉल फार्मर करते हैं। बट बड़े फार्मर जो होते हैं ना दे नेवर गो फॉर दिस काइंड ऑफ फार्मिंग प्रोसेस। दे व्हाट दे यूज्ड टू डू, they will just cultivate only rice, only wheat, you can say only mustard, है ना, you can say only sugar cane, गन्ना की खेती कर दिया। आप जब जाते हो पटना की तरफ तो आप जैसे ही गांधी सेतु पुल पे चढ़ते होगे यू मस्ट सीन कि दोनों साइड में केले लगे रहते हैं, एकड़ के एकड़ केले लगे रहते हैं, है ना। जो आप गांधी सेतु देखते हो, सेतु के नियर बाई जो प्लेसेस हैं वहाँ पे तरबूज लगा है अभी, ठीक है, तरबूज, बिकॉज तरबूज जिसको हम लोग वाटरमेलन बोलते हैं वो बलुई मिट्टी, सैंडी सॉइल में ही उगता है, ठीक है। तो बेसिकली दैट अभी उस जगह पे एकड़ के एकड़ में केवल तरबूज लगा है। अब जरा इमेजिन करो कि जो तरबूज लगाया हुआ किसान, क्या वो साल भर बैठ के तरबूज खाएगा? जो किसान शुगर केन लगा रखा है 10 एकड़ में, 5 एकड़ में, क्या वो सिर्फ साल भर गन्ना चूसेगा? हैं, संभव है क्या? नाउ सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अ डिफरेंस बिटवीन अ कमर्शियल फार्मिंग एंड अ यू कैन से लोअर लेवल फार्मिंग, ठीक है, डन। चलो अब हम लोग चलेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फॉर टुडेज क्लास, who will provide the labor? Now here we have again one more question in your NCERT book, who will provide the labor? चलो इसको कर लेते हैं कि who will provide the labor। who will provide the labor? ठीक, देखिए आपके बुक में क्या दिया है, पहले वो पढ़ूँ मैं।
After land, labor is the next necessary factor for production. Farming requires great deal of hard work. हार्ड वर्क, पसीने. किसान से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता. याद रखना, सबसे कम पैसा कौन कमाता है? एक किसान कमाता है. सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? किसान करता है. सो दैट इज़ वाई हियर वो वर्ड यूज हार्ड वर्क. मेहनत, पसीना गिराने वाला मेहनत, है ना. स्मॉल फार्मर्स along with their families cultivate their own field. Thus they provide the labor required for farming themselves. अब यहाँ से ही आपका आंसर निकला, पहला पॉइंट. Who will provide the labor? इसका मतलब क्या है कि लेबर कहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा. So as we have the three category of farming. पहली कैटेगरी क्या थी? स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी थी. तो ये किसान इतने छोटे किसान है, 5 कट्ठा वाले, 10 कट्ठा वाले काइंड ऑफ किसान है, दैट दे हैव अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ लैंड, एंड सच लेस अमाउंट ऑफ लैंड दे कांट गो फॉर हायर्ड लेबर्स. बिकॉज अगर भाड़े पे मजदूर बुलाएंगे तो उन्हें भी पेमेंट करनी होगी, और इतना अपने पास इतना कम लैंड है कि उसमें से जो उपज निकलेगा, अगर वो लेबर को दे देगा उसमें से अनाज या पैसा, फिर अपने लिए नहीं बचेगा. सो द स्मॉल फार्मर्स दे जनरली वर्क with their family people in their own land to meet its labor requirement. They generally work with their family people, है ना. मतलब फैमिली वाइज अगर बात करें, घर में 5-6 लोग हैं, बाबूजी हैं, उनकी वाइफ यानी कि मम्मी हैं, 2 बेटे हैं या बेटियां हैं, सब लोग मिल के खेत में काम करेंगे. ड्यूरिंग कल्टीवेशन दे ऑल यूज टू गो फॉर फील्ड्स. सब लोग मिल के जुताई का काम होगा, फिर पानी डालने का काम, इरिगेशन करेंगे. अगेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग दे ऑल टुगेदर कट होल क्रॉप्स, टाई अप, है ना, लोडिंग अनलोडिंग, सब पूरा परिवार मिलके काम करता है, और इस तरीके से लेबर्स को दिए जाने वाला पैसा सेव करता है. ठीक है, और फिर अपने नीड में वो चीज़ लगाता है. तो ये हो गई आपकी स्मॉल फार्मर्स की बात, जो कि आपके बुक में दिया है. अब देखते हैं भैया मिडिल वाला क्या कर रहा है. देखो क्या दिया है बुक में. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स. मिला that those who are in the middle, ठीक है, those who are in the middle or large scale farming generally hire farm laborers. अब देखो यहाँ पे हु आर द फार्म लेबर्स, कौन बताएगा, जल्दी से बोलो. बिल्कुल, दोज हु आर लैंडलेस दे कॉल द फार्म लेबर्स. तो यस, दोज हु आर इन द मिडिल एंड लार्ज दे यूज टू हायर फार्म लेबर्स, मीन्स द लैंडलेस, ठीक है, टू वर्क इन देयर फार्म. डन हो गई बात. चलिए ये भी हो गया. अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा लाइन दिया है आपके बुक में, वो मैं लिख दूं. द वेजेस, ये नोट लिख सकते हो. द वेजेस गिवन टू लेबर्स कैन बी अमाउंट और ग्रेन्स. देखिए 2 तरीके से होती है आज भी हमारे यहाँ पे काम, हमारे गांव में. पहला होता है तरीका कि जो लेबर आपके यहाँ काम करने वाले, जैसे मान लो अभी गेहूं की कटनी हो रही है, अगर आप गलती से भी अपने गांव से जुड़े हो, गांव की जानकारी आपके पास पहुंचती हो, सो यू मस्ट नो दिस कि अभी गांव में गेहूं की कटाई चल रही है.
आप अगर अभी गांव जाओगे तो यू ऑफ कोर्स यू समवेयर यू विल गेट दैट यू कैन से थ्रेशर साउंड। थ्रेशर, गेहूं जब जिसमें धुनाई होती है गेहूं की, तो थ्रेशर का आवाज़ और वो जो धुआं निकलता है, यानी कि जो डस्ट निकलता है, द डस्ट ऑफ यू कैन से चॉप्ड क्रॉप ऑफ यू दैट वीट, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक, उसका कहीं ना कहीं आपको धूला डस्ट मिल ही जाएगा, सूंघने को चेहरे पे आ जाएगा। बिकॉज एवरीवेयर इन बिहार दैट वाज गोइंग ऑन। अभी धुनाई चल रही है, ठीक है, थ्रेसिंग चल रहा है, गेहूं का कटाई हो रहा है। तो अभी बेसिकली क्या है, जो काम करने आते हैं लेबर्स, दे विल हैव टू ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, इफ़ यू हैव मनी तो आप उनसे वेजेस पे बात कर लो कि भैया दिन का कितना लोगे, दे विल चार्ज 400 500 प्लस खाना काइंड ऑफ, है ना। तो ठीक है भैया 500 रुपया प्लस एक टाइम का खाना, तो दिन भर काम करेंगे, दोपहर में आएंगे, दबा के खाएंगे, 500 रुपया शाम में लेके चले जाएंगे। सो दैट वाज काइंड ऑफ मनी सिस्टम। सेकेंड टॉपिक इज, सेकेंड ऑप्शन इज कि सामान, तो बोलेंगे क्या कि हम जितना काट लें, हम जितना गेहूं आपका काट दें उसका 1/4 मेरा। अब ये उनके ऊपर है, उनसे बात ऐसे होगी आपसे कि आपको पैसा नहीं देना है, जितना कट्ठा गेहूं हम काट लेंगे उसका 1/4 हो जाएगा मेरा। मतलब ये हुआ कि पूरा सुबह से वो भिड़ेगा, शाम होते होते मान लो उसने 1 एकड़ ज़मीन या फिर 10 कट्ठा ज़मीन का टुकड़ा को काट दिया पूरा गेहूं, फिर क्या करेगा, शाम में वो बोझा बनाएगा, बोझा पूरे गेहूं का बंडल, ठीक है। सपोज करो टोटल 100 बंडल्स बने, बंडल्स ऑफ व्हीट बना। अब इस 100 का 1/4 यानी कि 25, तो 25 बंडल व्हीट वो लेके अपने घर चला जाएगा और 75 वो आपके यहाँ पहुँचा देगा। मतलब वो आपका हुआ, 25 बंडल उसका हो गया, 75 बंडल आपका हो गया। ये होता है सेकंड तरीका पैसा देने का एक लेबर को। मतलब आपने पैसे नहीं दिए, आपने उसको सामान दे दिया। बात समझ गए? तो ऐसे फार्मर्स, दोज हु हैव लैक ऑफ मनी, दे यूज टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क ऑल्सो। दोनों बात बराबर ही पड़ता है। इसमें हार्ड कैश तुरंत निकलता है, इसमें गेहूं आपके पास बहुत हो रहा है तो आप गेहूं दे देते हो, अपना कैश आपका नहीं खर्च होता। बात दोनों का बराबर है, मैनेज हो जाता है चीज़। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, जल्दी से आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, वाई देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, वाई देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर फार्मिंग, वाई देर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ कैपिटल फॉर फार्मिंग, why there is a requirement of capital for farming? चलो, तो our topic is capital requirement, capital requirement for farming। तो भाई you all know this, first of all मैंने पहले ही बता दिया था during that first video या first class of this economics, that what is the meaning of exactly capital. Capital in economics, the word capital goes for money, so it stands for money basically। तो मोटा मोटा बात ये है कि भैया पैसे की ज़रूरत क्यों है हमें खेती करने के लिए। तो पैसे की नीड को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ फार्मिंग पहले समझ लो। Basically we have two type of farming. First type of farming is called primitive farming, primitive farming, and second type of farming is called subsistence intensive farming, also known as modern farming, modern farming। मोटा मोटा बात करें तो ये 1960 के बाद का टाइम है और ये 1960 के पहले की बात हो रही है। ठीक, देखो क्या होगा। प्रिमिटिव फार्मिंग में क्या होता था, फार्मर्स जो होते थे ना, दे जनरली यूज द सेम सीड, लास्ट ईयर सीड, so they use generally last year's seed,
लास्ट ईयर क्रॉप या ग्रेन्स एज नेक्स्ट ईयर सीड, नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट क्रॉपिंग सीड। मतलब इस बार जो खेती होगी उसी में से गेहूं रख लेंगे अगली बार की खेती के लिए। यहां खरीदना पड़ा क्या? नहीं पड़ा। अब इस बार जो खेती हुई उसी में से हम लोगों ने बचा लिया अगली बार के लिए, तो खरीदना नहीं पड़ा। मतलब पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बट जब हम इसमें आते हैं, व्हाट वी डिड, वी यूज या फार्मर्स यूज HYV सीड्स। और ये सीड्स कहाँ बनते हैं? सो दीज सीड्स मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। सो यस, एवरी टाइम, ड्यूरिंग एवरी सीजन वी नीड टू बाई इट। हर सीजन में हमें इसे खरीदना होगा, है ना। तो भैया जब हर सीजन में खरीदना होगा तो यहाँ पैसा लगेगा। तो पहली रिक्वायरमेंट तो समझ में आ गई आपको, वाई अ फार्मर नीड कैपिटल फॉर परचेजिंग द HYV सीड्स, पहली बात। दूसरा तरीका समझो, दूसरा रीजन, प्रिमिटिव के टाइम क्या होता था, जो फार्मर्स होते थे दे बेसिकली यूज मैन्यूअर्स, है ना, दे यूज बेसिकली मैनर्स एज फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर के तौर पे काउ डंग्स, द डंग्स ऑफ काउ, बफेलोज, शेप्स, इवन ह्यूमन डंग्स ऑल्सो, है ना। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे किसान, समझ रहे हो। और इस तरीके से जब गोबर में कोई खर्चा करने की ज़रूरत है क्या, किसान बेसिकली, हर किसान अपने 1 या 2 गाय भैंस पालता था और उसे खिलाता, वो गोबर करती, उस गोबर को जमा कर लेता, गोबर सड़ के अपने आप फर्टिलाइज़र बन जाता, उसी गोबर को खेत में डाल देता, काम हो गया ख़त्म। अच्छा, स्लैश एंड बर्न के टाइम पे, during class 8th I believe you all read slash and burn, where the farmers used to burn a whole forest, है ना। तो स्लैश एंड बर्न में तो खाद डालता भी नहीं था, एक बार जंगल जलाया, राख हो गया, उसी राख से काम हो गया, काम खत्म। तो यहाँ चूंकि मैन्यूअर्स भी खरीदने की जरूरत नहीं है, सो कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ इसमें भी नहीं है। बट इन दिस आफ्टर 1960 farmers started using chemical fertilizer. What? Chemical fertilizer, insecticides, pesticides, weedicides, है ना। और ये सब मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। तो भैया जब फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होगा और हर साल खरीदेंगे तो पैसा लगेगा, चलो पैसा लग गया। अब प्रिमिटिव टाइम पे क्या होता था, द होल फैमिली वर्क्स टुगेदर, इवन नेबर्स ऑल्सो हेल्प। अब इस समय ना कबीला सिस्टम हुआ करता था या विलेज सिस्टम। विलेज या कबीला सिस्टम में क्या होता है कि गांव के एक मुखिया प्रधान जी होते हैं, सारे गांव वाले मिलके अपने सारे गांव वालों की हेल्प करके खेती करवाते हैं। और जब खेती का फसल निकल के आता था तो उस फसल को, सारा फसल गांव वाले एक जगह गिरा देते थे, एक जगह जमा कर देते थे सारे गांव वाले, ठीक है। और जो सरदार या मुखिया है गांव का, वो फिर आता, उस अनाज में से सबसे पहला एक अनाज का बॉल निकलता जो माँ अन्नपूर्णा को चढ़ता, जश्न मनाते, जैसे बैसाखी होती है, लोहड़ी होती है, जश्न मनता, झिंगाला लहू करते सब लोग। नहीं, अब ये झिंगाला लहू करने के बाद सरदार जी बैठते और बैठ करके बोलते कि आ जाओ जग्गा कालिया, नहीं ढोलकपुर वाले जितने हैं सबको बुलाते और बुला करके सबको एक इक्वल पोर्शन में बांट देते गेहूँ। पहले ये चलता था, तो सबकी हेल्प करते और कलेक्टिव जो होता कलेक्शन, दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल, दैट वाज द सिस्टम ऑफ एंशिएंट टाइम। बट
अब यहां क्या है कि फार्मर्स आर हायरिंग लेबर्स। तो भैया जब आप लेबर को हायर करोगे तो पैसा दोगे। तो भैया तीन बातें मालूम चल गई। वाई अ फार्मर रिक्वायर्ड कैपिटल? अ फार्मर रिक्वायर्ड कैपिटल फॉर परचेजिंग सीड्स, HYV सीड्स, for purchasing chemical fertilizers, insecticides, pesticides and weedicides, and for paying the wages or for paying amount to laborers। कोई दिक्कत? समझ गए क्यों चाहिए किसान को पैसा? हैं? जोड़ने के लिए तुम और भी चीज़ें जोड़ सकते हो। तुम इसमें जोड़ सकते हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन। पहले प्लॉगिंग जो होती थी हल और बैल से होती थी हर गांव में। मेरे भी घर पे गांव में, घर वाले गांव पे दादाजी के टाइम का हल रखा हुआ है। बैल तो नहीं बचा, हल है जो ज़मीन में जाता था, है ना। वो एज अ निशानी के तौर पे पुरानी चीज़ें एक रूम में रखी हुई हैं स्टोर में ना। बड़ा बड़ा वो लकड़ी का बड़ा बड़ा संदूक टाइप का पेटी वगैरह सब वो दादी के टाइम का है, जो दादी को मिला था दहेज में ना। वो सब रखा हुआ है मतलब संजोग के रखा हुआ है। दादी कहती हैं कि पुतोह आते हैं हमारे पर पुतोह, तब पुतोह पर पुतोह कह दे भाई। वो तो देखेगी कि उसकी सास के सास को क्या क्या मिला था। हमने बहुत बढ़िया दिखाओ हैं। अच्छा उस टाइम की लकड़ी इतनी मजबूत होती थी कि उसमें घून ऊन भी नहीं लगा, दीमक नहीं लगा हुआ है, एकदम मजबूत है बिल्कुल। हाँ आज की लकड़ियों में देखो आप लेके आओ उसमें दीमक लग जाएगा। सब कुछ करप्ट हो गया है। नहीं पहले का सब कुछ ओरिजिनल था। चलो बहुत बढ़िया। तो उस समय क्या था ना, लोग अपने खेत को खुद प्लॉग कर लेते थे, प्लॉगिंग। बट नाउ ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, कंबाइंड हार्वेस्टर्स, पैसा लगेगा। सो फॉर दीज एक्टिविटीज अ फार्मर रिक्वायर्ड मनी। डन? क्या किसी को समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, व्हाट डू यू मीन बाय सेल सरप्लस? व्हाट डू यू मीन बाय सेल सरप्लस? अच्छा लिखो। नहीं कोई नहीं, लिखने दो। सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड ट्रेड सरप्लस, द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड क्या होता है पहले ये समझ लो। इन हिंदी वी कॉल ट्रेड एज व्यापार। लाइक बट व्हाट इज एग्जैक्टली व्यापार और व्हाट इज एग्जैक्टली ट्रेड? सो ट्रेड का मतलब होता है कि अ टाइप ऑफ वर्क इन विच a person who is called merchant mobilizes या transports goods from one place to another place for economical purpose and sells it to meet the demand of that particular region। भैया अब इससे बड़ा ट्रेड का डिफिनेशन नहीं हो सकता ना। अब 4 लाइन में हमने व्यापार को लिख दिया, अब इससे ज़्यादा क्या लिखें? इतना तो हम भी नहीं पढ़े थे 9th में। बताओ, जुल्म कर रहे हैं तुम लोगों पे नहीं? क्या बोल रही हो? ऐसे ना बोलती है कि मुझे सुनाई ही नहीं देता है। ऐसे काहे बोलती हैं? सो देखो, ट्रेड
क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इसको डिफिनेशन को एक बार देख लो। अ टाइप ऑफ वर्क, ये क्या है, एक प्रकार का काम है, इन विच, जिसमें कि क्या होता है, ये एक पर्सन होता है, एक आदमी होता है, ठीक है, कैसा भी दिखने वाला आदमी होगा, जिसके नाक मुंह कान होंगे, हु इज कॉल्ड अ मर्चेंट, जिसको हम लोग मर्चेंट बुलाएंगे। उस आदमी को एक नाम होगा, एक कॉमन नाउन होगा, मर्चेंट इज द कॉमन नाउन, जिसको बोलेंगे हम लोग मर्चेंट बोलेंगे, हिंदी में व्यापारी भी बोल लेते हैं। वो क्या करेगा, वो मोबिलाइज करेगा। मोबिलाइज करने का मतलब होता है क्या, चलाना, किसी चीज को मूव करवाना, इसीलिए इसका नाम है मोबाइल। दिस इज कॉल्ड मोबाइल, वाई, बिकॉज इट कैन मूव विथ मी, सो दैट इज वाई इट्स कॉल्ड मोबाइल। मोबाइल का मतलब फोन नहीं होता, इसीलिए कभी भी आप देखो मोबाइल फोन बोला जाता है इसको, केवल मोबाइल हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं, बट सिर्फ मोबाइल बोलना इट्स अ रॉन्ग वर्ड वी आर यूजिंग फॉर दिस डिवाइस। इट्स अ मोबाइल फोन डिवाइस विच वी यूज फॉर कॉलिंग while moving or while going anywhere, so it can move with us, इसीलिए इसको बोलते हैं मोबाइल फोन, ऐसा फोन जो चल सके। तो भैया एक इंसान होगा, एक आदमी होगा, जिसको हम लोग मर्चेंट बोलेंगे, वो क्या करेगा, वो गुड्स यानी कि सामानों का ट्रांसपोर्ट करेगा, एक या उसको मोबिलाइज करेगा फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह के लिए। और ये काम वो क्यों करेगा, तो भैया फॉर इकोनॉमिकल पर्पस के लिए करेगा, मतलब पैसे के लिए करेगा। बहुत क्लियरली इस बात को दिमाग में छाप लो, आगे हालांकि मैं आपको सेकंड चैप्टर में बताऊंगा। देयर आर टू टाइप ऑफ वर्क, वन इज कॉल्ड सोशल वर्क, सेकंड इज कॉल्ड इकोनॉमिकल वर्क। अगर आप अपने किसी मोहल्ले की दादी को या बूढ़े दादाजी को देखा आपने कि वो सब्जी मंडी से झोला उठा के आ रहे हैं, यू पिक दैट, आपने उनके हाथ से ले लिया और कहा कि चलिए अंकल जी या दादाजी आपको घर तक छोड़ देते हैं, दैट वाज अ सोशल वर्क, दैट वाज और दैट इज अ सोशल वर्क। ऐसा नहीं है कि आप मोहल्ले पहुंचते कहेंगे दादाजी 10 रुपया, वहां से यहाँ तक पहुँचाया 10 रुपया, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को फ़ोन करके कहते हो, किसी होम डिलीवरी वाले को, कि भैया मेरे घर पे 1 किलो आलू और 1 किलो सब्जी पहुंचा दो, है ना, गोभी पहुंचा दो, एंड इफ ही इज टेकिंग इट टू योर होम, तो वो होम डिलीवरी का चार्ज मांगेगा तुमसे, पैसा मांगेगा। देखो आपने भी वही किया जो उसने किया, बट ही इज डूइंग द सेम वर्क फॉर मनी, सो दैट विल कॉल इकोनॉमिकल वर्क। लेकिन तुमने जो किया दैट इज फॉर सोसाइटी, फॉर ह्यूमैनिटी, तो वो बन गया सोशल वर्क। समझ रहे हो ना। अंडर 14, आप में अगर आप लोग 14 साल से कम है, so child labor, if someone is forcing you to do some work, that will be called child labor, and you can file a case। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर तब तो 2 काम हो सकता है, पापा मम्मी पर भी केस कर देंगे और आप पर भी केस कर देंगे। नहीं, फिर हम बोले कि बाबू यहाँ एक क्लॉज है, इफ यू आर वर्किंग इन योर होम एट योर ओन होम फॉर मनी पर्पस, if your father, if your mother after doing a work giving you money as a salary, तो आप केस करो, that will be acceptable। but if he is not giving any kind of money, तो फिर आपका केस वैलिड ही नहीं होगा। वैसे ही अगर मैं तुम्हें पढ़ने का पैसा दूं कि पढ़ो तो पैसा देंगे, तो आप केस कर दो, चाइल्ड लेबर है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तुम उल्टा दे रहे हो, हमसे पढ़वा रहे हो, आप पढ़ियो नहीं रहे हो। दिक्कत तो यही है नहीं, तो इसमें कोई चाइल्ड लेबर नहीं होगा, है ना, क्योंकि आप यहाँ उल्टा दे रहे हैं, अपना गंवा रहे हैं और लेके कुछ नहीं जा रहे हैं। समझ रहे हैं, तो यहाँ चाइल्ड लेबर नहीं हुआ, ठीक है ना। तो चलो, इकोनॉमिकल पर्पस एंड सेल्स इट, उसको बेचता है। अब भैया बेचता क्यों है, टू मीट द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, उसको कहेंगे, वो पूरे सिस्टम को कहेंगे ट्रेड। ठीक है, बात हो गई क्लियर कि ट्रेड क्या है। अब ये सेकेंड टर्म आया सरप्लस, आपने सुना होगा डांस प्लस, नहीं, व्हाट इज डांस प्लस, डांस, परफॉर्मिंग डांस ऑन सच अ लेवल कि वो एक लेवल प्लस हो जाए, एक लेवल अप हो जाए। नहीं मतलब नाचना है, लेकिन नाचना है एक लेवल अप, समझ रहे हो। सैड सॉन्ग में भांगड़ा कर देना है,
समझ रहे हो? हिप हॉप के अंदर क्लासिकल घुसा दिया, दैट इज कॉल्ड डांस प्लस, यानी कि एक लेवल प्लस नाच रहा है। द सेम एग्जैक्टली हैपेंस इन बिजनेस। सरप्लस व्हेन यू हैव, याद रखना, व्हेन यू हैव एनीथिंग एक्स्ट्रा, एनीथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम योर ओन रिक्वायरमेंट, फ्रॉम योर ओन नीड, है ना, तो दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? सरप्लस, है ना। सपोज करो कि कोई आएगा मुझको बोलेगा कि सर 500 रुपये है चाहिए मुझे। अब हालांकि मेरे पास 500 रुपये हैं, शायद हैं, तो हैं, मैं चाहूँ तो दे सकता हूँ, लेकिन ये मैं कब दूंगा? मैटर इज दैट कि कोई मुझसे 500 मांगा और मैं दे भी दूं, लेकिन ये कब दूं? इफ करेंटली इफ आई डोंट रिक्वायर दिस अमाउंट, अगर आज मुझे इसकी कोई खर्च नहीं है, देन ओनली आई विल गिव। अगर मुझे आज खर्च है, देन आई विल नॉट। तो अगर मैं किसी को दे रहा हूं ये पैसा, मतलब क्या हुआ कि दिस इज एन एक्स्ट्रा मनी विथ मी राइट नाउ, सो दिस मनी विल कॉल सरप्लस मनी। ठीक है? आपसे स्कूल में कोई बोलता है भाई पेन है, पेन देना, तो भाई पेन कब देगा? जब भाई के पास 2 होगा। अगर भाई भी एक ही लेके आया है, चाहे भाई भी नहीं लेके आया है बहन के भरोसे ना, तो भाई कहाँ से देगा ना? वही बात है। तो जिसके पास ज़्यादा होता है वही सरप्लस होता है और वही आगे देता है, फॉरवर्ड करता है। डन हो गई बात? क्लियर हो गई? चलिए, दिस टॉपिक इज ऑल्सो डन। ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, इसको भी कल कर लेंगे। और हाँ ठीक है, ओके बाबू, डन। नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर, दिस वाज द ओनली लास्ट क्वेश्चन लेफ्ट विच वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। हाँ, एक बात बताओ, एक ज्योग्राफी हो गया हमारा, एक इकोनॉमिक्स हो गया हमारा, एक सिविक्स भी हो गया हमारा। सो नाउ इट्स टाइम फॉर हिस्ट्री। सो नेक्स्ट डे नो नीड टू ब्रिंग योर इकोनॉमिक्स बुक, जस्ट ब्रिंग योर हिस्ट्री बुक। जो एक टॉपिक बचा है दैट आई विल डू माई सेल्फ, वो मैं खुद से करवा दूंगा। या अंजलि, आप अंजलि हो ना, अंजलि तुम बुक ले आना, सिर्फ एक ही बुक का काम चल जाएगा। तो इकोनॉमिक्स का एक बुक रहेगा और बाकी सारे बच्चे हिस्ट्री लाएंगे, बिकॉज हिस्ट्री वी विल गो थ्रू विथ कंप्लीट एनसीईआरटी फ्रॉम बुक ओनली। ठीक है? मॉड्यूल लेके आइएगा। देखिए मॉड्यूल में क्या है ना, आपको एकदम सारांश किया हुआ है, दैट वाज अ ब्रीफ। मॉड्यूल पढ़ा होगा तुमने अगर गलती से घर पे, तो हाँ वही बात, हम इसलिए वर्ड यूज किए गलती से। तो गलती से अगर मॉड्यूल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मॉड्यूल में ब्रीफ है, कम में ज़्यादा, बट हमें क्लास के अंदर ज़्यादा करना है सब, समझ रहे? चलिए, टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट डे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, है ना? चलो।